सभी को नमस्कार। एनाग्राम फाउंडेशन की ओर से सभी का स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनाग्राम फाउंडेशन वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में समर्पित है और हम समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम एक विशेष चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं और वो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स प्रावधान। चूंकि ये समय है टैक्स रिटर्न भरने का और कई तरह के सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या इनकम टैक्स में प्रावधान है? क्या कुछ सीनियर सिटीजन्स एडवांस टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं? क्या सीनियर सिटीजन्स के जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर इनकम टैक्स का क्या प्रावधान है? इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन्स को क्या ई फाइलिंग से एग्जम्पशन है या फिर किसी तरह की बीमारी पर जो खर्चा हुआ है या इंश्योरेंस जो हमने किया है, मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके प्रीमियम पर कोई इनकम टैक्स की सुविधा है? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और इन सारे सवालों का समाधान हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रश्न हमको भेज सकते हैं। आज टैक्स प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विवेक खन्ना जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस विषय पर बात करने के लिए अपने व्यस्त समय में और वो भी जुलाई के महीने में हमारे लिए समय निकाला। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार सौरभ जी, and thank you for giving me this opportunity to interact with the senior citizens। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं, पहली स्लाइड पे आ जाइए, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी की बात करें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही देते हैं। जब तक स्लाइड्स का कुछ आता है तो मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति की इनकम जो है वो सैलरी से होती है, चाहे तो उसमें दो तरह के रिजीम आ गए हैं। एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें कितना टैक्स का बेनिफिट है या न्यू टैक्स रिजीम में कितना बेनिफिट है। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो सेक्शन 115 BAC के तहत आता है। तो सैलरी कह रहे हैं टैक्सेबल है, चाहे वो ड्यू बेसिस पे हो और चाहे वो रिसीट बेसिस पे हो, जो पहले हो जाए। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर एम्प्लॉय ने कैसे भी आपका क्रेडिट कर दिया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल में जिस साल में आपका तनख्वाह आपके ऊपर बनती है, भले उसने पे करी हो या ना पे करी हो। तो पहली चीज ये हम लोग बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएं। इसी तरह पेंशन भी है, पेंशन भी जिनको मिल रही है वो भी टैक्सेबल है, आइदर इट हैज बीन पेड और नॉट पेड। और सैलरी और पेंशन एक ही हेड्स में चार्जेबल होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आ जाते हैं थर्ड स्लाइड पे, पर्सनल टैक्सेशन। पर्सनल टैक्सेशन के बाद चौथा स्लाइड आ जाती है टैक्स स्लैब अंडर ओल्ड स्कीम। पहले हम लोग ओल्ड स्कीम की बात कर लेते हैं कि ओल्ड स्कीम में क्या था। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। तो जो हमारी मेल और फीमेल 60 इयर्स ऑफ एज और मोर बट बिलो 80 इयर्स, तो उसके लिए हमारा टैक्स स्लैब ये है कि अगर आपकी 3 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। 3,01,000 से 5 लाख रुपए तक अगर है तो 5% टैक्स, और 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक है तो 20% टैक्स आपको लगेगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है। फिर नए 80 साल से ऊपर अगर सीनियर सिटीजन है, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब 60 साल से 80 साल के बीच में अगर हैं तो 5 लाख से तक जो है 5% है, और 80 साल से ऊपर हैं तो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पहली स्लैब जो है 5 लाख तक की, वो 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन जो है उनको 5% टैक्स लगेगा, और 80 साल से ऊपर वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु उसके बाद का स्लैब वही सेम है, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं नई स्कीम, जो न्यू टैक्स रिजीम
115 BAC में आई है, उसमें क्या है। तो इसमें स्लाइड बदल दीजिए। पिछले साल तक पुरानी स्कीम से नई स्कीम में अगर आना चाहते थे तो आपको ऑप्शन लेना पड़ता था। अभी इस साल जो है ऑप्शन मैंडेटरी नई स्कीम पे है। अगर आप पुरानी स्कीम में चाहते हैं तो ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो नई स्कीम में क्या है आपका, 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स, 3 लाख से 6 लाख तक 5%। जो पिछली वाली स्कीम में 60 से 80 सालों के था उसमें 5 लाख, मतलब 3 से 5 तक 5% था, इसमें 3 से 6 तक 5% है। और 6 लाख 1 हजार से ले 1 रुपए से लेके 9 लाख तक 10% है। 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15% है। फिर 12 से 15 20% है। और फिर उसके बाद 15 लाख से ऊपर 30% है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो 5-5% का अंतर है जब तक वो 15 लाख तक नहीं पहुंचता। मतलब हर स्लैब जो है वो 3-3 लाख का है। 3 से 6 3 लाख, फिर उसके बाद 6 से 9 3 लाख, फिर 9 से 12 3 लाख। तो 5-5% बढ़ता जा रहा है। पर जैसे ही आप 15 लाख से ऊपर जाएंगे 30% टैक्स स्लैब आपको लगेगा। ये नई स्कीम में है जो असेसमेंट ईयर 23-24 से चालू हो गई थी। इस बार वो मैंडेटरी कर दी इन्होंने पहला। अब आगे आ जाइए, सरचार्ज और सेस की बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि सरचार्ज सेस अगर 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे होगी तो 10% है। इस तरह ये सरचार्ज के रेट यहाँ पे दे रखे हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15%, 2 करोड़ से 5 में 25%, और इनकम ऑफ ₹5 करोड़ से प्लस होगी है तो 37%, और इनकम ऑफ रुपीज, इसमें कैपिटल गेन अगर है तो 15%। ये हमारे सरचार्ज के रेट है। आगे वाली स्लाइड। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लेवी होता है एट द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। तो इसका मतलब जितना भी हमारा इनकम टैक्स है उसके ऊपर 4% हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। आगे आ जाइए। अब आता है कॉम्पुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अंडर ओल्ड स्कीम। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैंने एक थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया है जिसमें आप थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी सबको, किसमें क्या क्या हमें जोड़ना है और कैसे हम इसमें क्या चीजें घटानी है डिडक्शन के रूप में। तो पहला इसमें लिखा है ऐड एडिशन, जितने भी अलाउंसेस मिले हैं, परक्विजिट्स मिले हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, पेंशन है, ये सब ऐड हो जाएंगे आपकी सैलरी में। फिर डिडक्शंस क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स है, और HRS अंडर सेक्शन 10(13) है। ये डिडक्शंस, ये हमने फॉर्मेट के रूप में, जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वो इसको देखें, जिनके ऊपर नहीं है उनका इससे लेना देना नहीं। अब उसके बाद आ जाइए, दूसरा आता है, एक स्लाइड बदल दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपकी पेंशन से इनकम है या सैलरी से इनकम है, पर सीनियर सिटीजन की ज़्यादातर पेंशन से होगी। अगर आपकी पेंशन से इनकम है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूडेड होगा ही। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा हेड आता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो सबसे पहला उसका हमें क्या देखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, उसकी रेंट हमें कितना मिलता है। उसके बाद जितने म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, वो सब रिड्यूस होंगे। फिर आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी, सपोज करिए आपकी 10 लाख रुपया इनकम है और आपकी 2 लाख रुपए ये टैक्सेस है, तो 8 लाख रुपया नेट हो गया। अब 8 लाख के ऊपर 30% जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 सब क्लॉज ए के तहत। 30% में उसमें आपको वो मिल जाएगा। अब इसके अलावा मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी आपने बैंक से फाइनेंस करा हुआ है, तो फाइनेंस करने पे जो उसका ब्याज भी आप पे कर रहे हैं, तो सेक्शन धारा 24 सब क्लॉज बी में उतना डिडक्शन आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया लोन लिया है और इस साल आपने उसके ऊपर 3 लाख रुपया ब्याज दिया है, तो ये 3 लाख ब्याज भी आपका लेस हो जाएगा। अब अगला हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सीनियर सिटीजन्स की
यही ज़्यादा इनकम्स होती है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स है, डिविडेंड इनकम है, फैमिली पेंशन वगैरह है। तो ये सारी में अगर कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ये इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। एचआरए बेचारे अब आपका नहीं है, चूंकि सब पेंशन स्कीम में होंगे तो इसका हमारा कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, और इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादातर पेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, फैमिली पेंशन। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। हाँ, अगर किसी को फैमिली पेंशन, मान लीजिए कोई फीमेल है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनको फैमिली पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट मिल रहा है जो धारा 57 2A में मिल रहा है, तो 1/3 ऑफ द पेंशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15/4 विल बी अलाउड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द फैमिली पेंशन। तब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पेंशन कितनी है, जहाँ तो आपको 1/3 उसका मिलेगा और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक मिलेगा, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब डिडक्शन अलाउबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर ओल्ड स्कीम, क्या क्या डिडक्शन हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, अब देखिए इसमें मैंने देखिए अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें दे रखा है, आपकी सुविधा के लिए। आपके ऊपर सारे अप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए स्लाइड्स बना के दी हैं। अगर किसी को, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किसको के ऊपर क्या अलाउ हो रहा है नहीं हो रहा है, पर अगर किसी के ऊपर ऐसा है तो इस तरह से आप चल सकते हैं। 80C सबको मालूम है, जैसे ओल्ड स्कीम में LIC डिडक्शन, ये सारे ओल्ड स्कीम में हैं। LIC है, प्रोविडेंट फंड है, ट्यूशन फीस है बच्चों की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, अदर वेरियस आइटम्स लाइक म्यूचुअल फंड, यूलिप एक्सेट्रा। ये 80C के तहत आप इसको ले सकते हैं, और इसके लेने वालों में इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों आते हैं। इसकी सीमा उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक बना रखी है, भले ही आपने 2 लाख 4 लाख इसमें जमा करे हो, पर आपको 1.5 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा। फिर आता है आपको 80CCC। 80CCC है एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस टुवर्ड्स पेंशन की। ये भी अगर किसी का हो तो मिलेगा, अदरवाइज अभी ये धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है, और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अब ये मिलना बंद हो गया है। फिर 80CCD1, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर है, अगर किसी को मिल रही है तो उसमें डिडक्शन है। फिर 80CCD1B NPS नेशनल प्रोविडेंट स्कीम, अगर ऐसा कुछ है तो 50,000 तक लिमिट है, इसमें आप ये एडिशनल डिडक्शन आप ले सकते हैं पुरानी वाली स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। फिर आता है 80D। 80D कहता है कि अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ इस तरह का ले रखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो इसकी भी उन्होंने लिमिट बना रखी है 50,000 इफ एनी पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन, और 5,000 उन्होंने दे रखी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, इंक्लूडेड इन दी अबव लिमिट। फिर आता है 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद अ डिसेबिलिटी। कोई ऐसा है जो आपका डिपेंडेंट है और उसको डिसेबल है, तो उसके लिए भी उन्होंने नॉर्मल डिसेबिलिटी, जिसमें मतलब एटलीस्ट 40% और मोर बट लेस देन 80%, तो 75,000 रुपये डिडक्शन मिलता है। और सिवियर डिसेबिलिटी है, अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख रुपया इसमें डिडक्शन मिलता है। आगे आ जाइए। 80DDB डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस। ये गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि कोई स्पेसिफाइड वो लिस्ट उसकी है जो सीवियर डिसीजेज है, अगर उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं तो डिडक्शन की लिमिट है 40,000 रुपया, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट है 1 लाख रुपये। नेक्स्ट आ जाइए। 80E डिडक्शन है, ये है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर किसी सीनियर सिटीजन का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, तो ये डिडक्शन दिया गया है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन अप टू 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट और क्लोजिंग पीरियड, ये आपको दिया गया है कि अगर आप कोई लोन
लेते हैं तो 8 साल तक जितना भी आप ब्याज देंगे और वो सारे का सारा आपको 80E में डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। फिर आता है 80EE, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। तो up to 50,000 subject to some condition applicable for loan sanction between 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। अगर ये किसी का है तो ठीक है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो एप्लीकेबल आप लोगों के ऊपर है उस पर मैंने दे दिए इसमें सारे, है ना। इसी तरह 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, इसका भी है 1.5 लाख रुपए तक है, पर कंडीशन वही है कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 22 तक का अगर लोन लिया हो तब। नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। हाँ, अब एक और डिडक्शन आया है सेक्शन 80EEB। ये काहे का डिडक्शन है? अगर आप कोई ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आजकल ईवी चली है, वेयर द लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर ऐसा कोई लोन आपने लिया है तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ब्याज का अगर कोई पे कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन ये भी मिलेगा। ईवी को एनकरेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनकरेज करने के लिए ये दिया था, पर ये 31 मार्च 2023 तक है, उसके बाद नहीं। तो जिन्होंने इस बीच में अगर किसी ने लिया हो तो उसको 1.5 लाख तक ये मिलेगा। अब 80G एक डिडक्शन आता है, अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं स्पेसिफाइड फंड्स इंस्टीट्यूशन को तो ये डिडक्शन 100%, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं या ड्रॉट रिलीफ फंड्स में देते हैं उसमें 100% है, नहीं तो 50% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट ये अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, इसमें भी उन्होंने एक बैन लगा दिया है कि जो भी डोनेशन देंगे 2,000 रुपए तक आप कैश दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको कैश अगर आप देंगे तो आपको वो डोनेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह 80GG है इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ दिखा रखा है 5,000 रुपया पर मंथ, यहाँ 25%, ये भी किसी के ऊपर अगर अप्लाई करता है तो ये उसी के लिए है जिनकी सैलरी इनकम है। तो इसमें हम लोग के पास तो सीनियर सिटीजन वाले में कोई सैलरी इनकम होगी नहीं, क्योंकि लिखा है नीचे, इसमें देख लीजिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर होम HRA इज नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी। तो सैलरी तो नहीं, यहाँ तो सब पेंशन वाले हैं, इसलिए आप लोग के ऊपर एप्लीकेबल है। अब 80TTA डिडक्शन है जो कई सालों से चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। नॉर्मल आदमी जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको 10,000 तक है, और जो सीनियर सिटीजन है उसको 50,000 रुपए तक 80TTB में मिलता है। इसी तरह 80U का डिडक्शन है डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। नॉर्मल डिसेबिलिटी पहले भी मैंने बताया था 75,000 रुपए का, सीवियर डिसेबिलिटी 1.25 लाख रुपए। नेक्स्ट आगे। अब नए टैक्स रिजीम में कौन कौन सा हमें डिडक्शन मिलेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम में ही जा रहे हैं क्योंकि टैक्स स्लैब उसमें कम है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर कोई मिला है स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए, कन्वेंस अलाउंस ये सैलरीड वालों के लिए है, आप लोग के लिए क्योंकि नहीं होगा। एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर एंड ट्रैवल, डेली अलाउंस, परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ये उन्हीं के लिए जो ऑफिस जा रहे हैं सैलरी के रूप में आ रहे हैं। एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, गिफ्ट अप टू ₹50,000, ये सब चीजें आपके हो सकती है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये नहीं है, अब खत्म हो गया ज्यादातर। डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ये भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आपके लिए एप्लीकेबल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 24 इसका डिडक्शन मिल जाएगा, और गिफ्ट अप टू 50,000 ये मिल जाएगा। ये दो डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। अब आ गया अगली साइड में डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन अलाउबल अंडर न्यू टैक्स। इसमें आगे 2 पॉइंट और हैं। बजट 2023 इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। सिर्फ जो भी नई स्कीम में जाएगा उसको सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे आपकी पेंशन है 5 लाख रुपया, तो आपको जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो 50,000 माइनस करके 4.5 लाख रुपया होगी। कंप्लीट करा के लगाइए। और फैमिली पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन जो मैंने आपको बताया था 15,000 रुपए तक डिडक्शन इसमें अलाउड है मैक्सिमम, अदरवाइज 1/3 जो भी मैक्सिमम। तो इस तरह ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, लेस जितने डिडक्शंस आपको मैंने ऊपर बताए वो आ गए। अब जो नेट इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट आ जाएगी।
ये सरचार्ज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा स्लाइड आपको दी हुई है, इसलिए याद दिलाने के लिए जिनकी इनकम इससे ज़्यादा है, मान लीजिए हाउस रेंट की इनकम है या किसी और से है तो 50 लाख से ऊपर है, तब ये सरचार्ज के रेट्स यहाँ लगेंगे। इसी तरह एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन है, फिर रिबेट आती है, ये भी 50 लाख से ऊपर। तीसरे स्लाइड पे और आगे बढ़ जाइए। और आगे बढ़िए। हाँ, ये है रिबेट है 87 में। अगर किसी की 5 लाख रुपए तक इनकम है तो उसको 87A में ये डिडक्शन है, तभी उनको कहा गया कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जब कोई ऐसा कैलकुलेट होता है तो उसमें ये रिबेट 87A में ये लोग डिडक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन की, जैसे हमने टैक्स स्लैब बताया था, 5 लाख रुपए तक 60 से 80 सालों में 5% टैक्स लगेगा। पर अगर उसकी इनकम ही 5 लाख से अंदर अंदर है तो 87A में उसको रिलीफ मिल जाएगा, उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, मान लीजिए आप 65 साल के हैं, आपकी इनकम 4,95,000 रुपया है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 87A में आपको सारा डिडक्शन मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख रुपया है, तो फिर आपको वही 5% और 20% के टैक्स स्लैब में आप आ जाएंगे। और अगर आप न्यू स्कीम में जाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने 7 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए लोग नए स्कीम में ज्यादा जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, ये वही 87A का हमने आपको बता दिया, 24 से मैक्सिमम रिपेट 25,000, क्योंकि 7 लाख रुपए तक है इसलिए 25,000 रुपए तक का उसका डिडक्शन आपको ऐसे ही 87A में मिल रहा है नई स्कीम के तहत, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। आगे आ जाइए। और आगे आ जाइए। हाँ, अब ये एक और रिलीफ है, ये दोनों के लिए है, बोल्ड ओल्ड एंड न्यू, ये पर उन्हीं के लिए है जो इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। और उसमें जैसे इसको एक एग्जांपल के तहत ले लेते हैं, जैसे 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे जब बजट में आया तो ये कहा गया कि साहब 7,01,000 होगा तो आपको ये 7 लाख रुपए का टैक्स की जो लिमिट है छूट नहीं मिलेगा, तो हम 3 लाख से चालू हो जाएंगे, तो उससे टैक्स बढ़ जाता था। तो ये एक ऑब्जेक्शन आया सबके यहाँ से, पब्लिक से, कि साहब क्या फायदा हुआ, मान लीजिए मेरी सैलरी की इनकम है या पेंशन की इनकम है, मुझे 7,03,000 रुपया पेंशन मिली, तो मुझे तो कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, हमें तो पूरे से नुकसान हो जाएगा। तो हमें आप तो उसमें ये कह रहे हो कि 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से वो वाला टैक्स लाभ लग जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल रिलीफ दी है कि मान लीजिए 7,03,000 आपकी है, तो 7,03,000 पे तो 3,000 ही आपका एक्सेस आपका है, तो 3 ही हजार टैक्स लगेगा, ना कि 7,03,000 के ऊपर पूरा टैक्स 3 लाख और 6 लाख और 6 लाख से आगे वाले स्लैब में लगेगा। तो ये एक मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी है। इसी तरह सरचार्ज में भी दी है कि 50 लाख से ऊपर होगी तो इस तरह से रिलीफ मिलेगी। ये दोनों केसेस में आता है, चाहे वो उसमें आए। मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे, फिर भी एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी 7 लाख रुपया इनकम है और आपकी 2, 4, 5 हजार रुपया याद आए, और अगर हम नॉर्मल रेट से उसको टैक्स गिने 3 से 6 के बीच में, तो मान लीजिए एक फिगर आती है 20,000 रुपया, टैक्स आ गया 7,03,000 पे 20,000 रुपया, और जबकि आपको सिर्फ 3,000 बढ़ा, उसके लिए इतना दंड ना भुगतना पड़े, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 3,000 रुपया टैक्स लेंगे, ना कि 20,000 रुपया टैक्स लेंगे। ये मार्जिनल रिलीफ के तहत आपको रिबेट मिल जाएगी। नेक्स्ट है इसको, और नेक्स्ट है, ये वही स्लैब रेट है उसके सर चार्ज की। और आ गया जी। हाँ, अब ये सेक्शन आया है 194P। इसमें क्या है कि कोई भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, किनको, सीनियर सिटीजन को। कौन से सीनियर सिटीजन, जो 75 साल या से ऊपर है। इसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि सीनियर सिटीजन शुड बी एज
of 75 years or above. Senior citizen should be resident in the previous year. ऐसा नहीं कि आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक. Senior citizen has pension income and interest income only, and interest income accrued earned from the same specified bank in which he is receiving his pension. मान लीजिए इसमें इन्होंने ये क्या कहा है कि 75 साल या उससे ऊपर है, रेजिडेंट हो, प्लस मान लीजिए मेरी सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमने पंजाब नेशनल बैंक में हमारी पेंशन रिसीव हो रही है और वहीं पे मेरी सारी एफडीआर भी हैं, तो वहाँ उसी केस में ये आपको छूट मिलेगी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की. मतलब हमारा एक ही बैंक में पेंशन भी आ रही हो और एक ही बैंक में हमारा इंटरेस्ट इनकम भी आ रही हो, तभी ये मिलेगी. और इसके लिए सीनियर सिटीजन को एक स्लाइड ऊपर कर लीजिए, आगे कर लीजिए, नहीं पीछे नहीं, आगे 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 कर लीजिए. हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है सीनियर सिटीजन हैज पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम ओनली, और इंटरेस्ट इनकम भी उसी सेम स्पेसिफाइड बैंक से होनी चाहिए, तभी आपको ये छूट मिलेगी. तो इसके लिए सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा बैंक में. तो बैंक इज अ स्पेसिफाइड बैंक एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये उन्होंने बता दिया है, और ये इसमें आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, और बैंक वाले अपने आप कर देंगे उसको. तो ये सेक्शन अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2021 से. इन केसेस में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भी भरें, बशर्ते कि आपका एक ही बैंक जो स्पेसिफाइड बैंक है उसी में आपका पेंशन आ रही हो और उसी में आपकी इंटरेस्ट इनकम है. इन्हीं दो इनकम पे होगा. अगर मान लो कोई कैपिटल गेन आ जाता है या वो आ जाता है, तब आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, या कोई और इनकम आती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे. टैक्स चालान्स क्या है, कौन कौन सी चीज से हम टैक्सों का भुगतान कर सकें. फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 280 शुरू से यही चालान्स रहे हैं. पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर टैक्स असेसमेंट, 280 चालान नंबर है जिसमें आप चालान अपना पे कर सकते हैं. अब चालान पे करने के लिए आपको ई पे अपने उसमें जाना पड़ेगा, CRN नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी टैक्स का चालान जमा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. पहले ऐसा नहीं था, चालान निकाल के आप बैंक में जा सकते थे और वो जमा कर देते, पर अभी आपको ऑनलाइन चालान क्रिएट करना पड़ेगा. चालान जब क्रिएट हो जाएगा तो उसी का प्रिंट आउट निकाल के आप बैंक में जाएंगे, तभी वो चालान आपका जमा हो पाएगा. आ गया जी. एग्जेम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट, ये एक महत्वपूर्ण है. इसमें सेक्शन 208 है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी है जो एक्सीड करती है 10,000 से, तो जनरली आदमी जो है उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है. पर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन 60 साल या अबव, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, 60 साल से अगर ऊपर हैं तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन ना हो. अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन है तब आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा. अब जैसे मान लीजिए इनकम उनकी होती है अलग अलग सोर्सेस से, रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, बैंक डिपॉजिट है, पेंशन है, डिविडेंड है, तो इन सब केसेस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. जिस समय आप रिटर्न भरे उसी समय आप टैक्स भर दीजिए, उसके ऊपर कोई भी ब्याज आपके ऊपर नहीं लगेगा. अदरवाइज एडवांस टैक्स अगर नहीं जमा करते हैं तो ब्याज का भी प्रावधान है. आगे आगे. तो मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं तो अगर कोई चीज़ आपको लगता है तो आप चाहे सौरभ जी से ईमेल करके उनको दे दें, वो ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं उसमें से आपको जवाब लिख के दे दूँगा. धन्यवाद सौरभ जी. धन्यवाद विवेक जी। बहुत ही विस्तार से आपने सारे प्रावधानों के बारे में समझाया। मुझे लगता है कि सभी वरिष्ठ साथियों के जो प्रश्न हैं, उनके समाधान आपकी चर्चा में शामिल हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है anagramfoundation.org, उस पर जाकर वो प्रश्न वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर हमारा नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर हम उस प्रश्न का समाधान खोजकर उन तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे. तो विवेक जी, एक बार आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए.